कोई दूसरा काम उनको देता नहीं है और मजबूरी में यही काम करना है, और उनकी दिहाड़ी, एक दिन का दिहाड़ी 350 रुपये होता है, तो अब 350 के लालच में वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। कि जितने फैक्ट्री में वर्कर थे, मालिक था, सुपरवाइजर था, वो वहाँ से भाग चुके थे। ये दुर्घटना होने के बाद वो भाग चुके थे वहाँ से। 2013 कहाँ है, 14 कहाँ है, आज का तक कुछ भी नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी लागू करना अपना सरकार तैयार नहीं है। अब इनका क्या होगा, कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, मम्मी कुछ नहीं कर सकती, बहू हमारी बीमार रहती है, कहाँ जाए इन बच्चों को लेके, क्या करेंगे बताओ। भारतीय संसद ने 1993 में एक कानून बनाया। इस कानून में कहा गया कि मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी हाथ से मैला उठाना भारत में अब प्रतिबंधित किया जाता है। 2013 में इस कानून को और सख्त किया गया और उसके बाद से सरकार ये दावे कर रही है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग से मरने वालों की संख्या 0 है। जो सरकार के 0 का दावा है, उस 0 में से एक आंकड़ा मेरे पीछे दिख रही अरुण के परिवार का भी है। अरुण उन 3 लोगों में से एक है जिसने पश्चिमी दिल्ली के एक सेप्टिक टैंक में शुक्रवार रात को अपनी जान गंवा दी। सरकार को कुछ भी कहने से पहले सरकार का तर्क सुन लीजिए। सरकार कहती है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग और सेप्टिक टैंक में उतरना 2 अलग बात है। यानी सरकार के मुताबिक 2014 से 2025 के बीच में सेप्टिक टैंक्स में उतरने से हुई मौतों का आंकड़ा 850 के करीब आता है। लेकिन इसका यानी सफाई कर्मचारी आंदोलन जैसे संगठनों का कहना है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग और सेप्टिक टैंक में उतरना दोनों एक ही बात है, क्योंकि दोनों ही जगह पे हाथ से मानव मल उठाना पड़ता है। इस बीच सरकार को रुककर सोच लेना चाहिए कि जिस भारतीय संसद ने ये कानून बनाया हो कि मानव मल हाथ से नहीं उठाया जाएगा, उसी संसद के नाक के नीचे एक अरुण था जो सेप्टिक टैंक में उतरा था और अब वो अपने घर नहीं आया है। इसी बीच हम जानते हैं अरुण के परिवार वालों को और इस पूरे क्षेत्र को, जहाँ पे कई सारे ऐसे लोग हैं जो सेप्टिक टैंक्स में उतरते हैं और नियमित तौर पे अपनी 2 जून की रोटी इसी काम से कमाते हैं। तीनों बच्चों को इंसाफ मिले। ठीक। अरुण कौन लगते थे आपके? मेरा बेटा था, मैं उसकी चाची हूँ। आपको कब पता चला? हमें कल पता लगा 10 बजे सुबह। तो अरुण रेगुलर इस काम पे जाते रहते थे? हाँ, रेगुलर। अरुण के परिवार में कौन कौन है? 3 बेटे हैं मेरे पोते, बहू है, मम्मी है और 3 बच्चे और हैं जो मतलब वो 6-7 जो मेंबर है उनका यही करता था अरुण। ठीक। यानी 6-7 पेटों को कमाने वही था कमाने वाला। यानी 6-7 पेटों को पालने के लिए सिर्फ अरुण थे। हाँ। अब इनका क्या होगा, कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, मम्मी कुछ नहीं कर सकती, बहू हमारी बीमार रहती है, कहाँ जाए इन बच्चों को लेके, क्या करेंगे बताओ। कोई है, इंसाफ नहीं दे रहा, कोई भी कह नहीं रहे कि हाँ भी कुछ करे या ना। तो इंसाफ चाहते, कुछ नहीं चाहते हम। हमें किसी से कोई कुछ नहीं है, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। हमारे बच्चों का कैसे भविष्य उज्जवल होएगा, फ्यूचर में क्या करेंगे वो, जब कमाने वाला नहीं है तो क्या करेंगे। अब क्या होगा उनके परिवार का आपके हिसाब से? भाई देखो, सरकार को भी देना चाहिए कुछ हिसाब। गलत कह रही, सही, सरकार को पूरा न्याय करना चाहिए इनके साथ कि क्या होगा इन बच्चों का। सरकार की तरफ से अभी तक कोई नहीं आया? ठीक है, आए बेटा, बहुत कैमरे आए। ठीक है, हमें होशना कौन कौन आया हमें पता नहीं। हम कल से 10 बजे से हम तुम्हें बता नहीं सकते कितनी छोटे हमारे बच्चे देखो भूखे प्यासे घूम रहे हैं। इतने सब परेशान हैं। इस जगह से और लोग भी उस काम के लिए जाया करते थे क्या? हाँ, जाते थे बेटा, जाते थे। वही करता था ये काम। ट्रैक्टर भी अपना ना था बेटा, ट्रैक्टर भी किसी और का ही चला रहा था मेरा तो बच्चा, सैलरी पे था वो।
इस मुल्क का विरोधाभास देखिए, जो चांद इस देश को साफ करते करते शहीद हो गए, उनके घर के सामने ही एक नाला निकला हुआ है। इस नाले का पानी उनके घर के चबूतरे से बिल्कुल मिलता जा रहा है। चांद के परिजन जो घर के बाहर एक कालीन पर बैठे हुए हैं, वो कालीन भी इस गंदे पानी से लगभग गीला होता जा रहा है। अब सोच के देखिए कि जो चांद एक कंपनी के सेप्टिक टैंक में उतरते हैं ताकि वो कंपनी साफ़ रह सके, वो चांद जो इस देश की नालियों में उतरते हैं ताकि उनकी देश की नालियाँ और उनके देश के लोग थोड़ी सही जगह रह सकें, उन्हीं चांद के घर के बाहर ये व्यवस्था है कि उनका परिवार आज चांद के शोक में एक ऐसे गंदे पानी के ऊपर बैठने के लिए मजबूर हो चुका है। और ये तमाम घटनाएं राजधानी से कोई सैकड़ों किलोमीटर दूर नहीं हो रही, ये राजधानी के नाक के नीचे की घटनाएं हैं। और इस घटना की बदबू अब तक राजधानी और संसद की नाकों तक पहुंच जानी चाहिए थी, पर सत्ता इतनी बेअसर हो चुकी है कि उसको ना ये बदबू, ना चीखें और ना ये नज़ारे उसकी आँख, कान और नाक तक नहीं पहुंचते। इसी तरीके से हम जानेंगे और लोगों को यहाँ पे कि उनकी कहानियाँ क्या हैं और वो किस हालात के चलते उन नालियों में उतरते हैं, जिन नालियों में उतरने से पहले उन्हें कई किस्म के सेफ्टी गियर्स दिए जाने चाहिए थे। सरकार के मुताबिक 2025 में मैनुअल स्कैवेंजिंग करने से जो मौतें हुई हैं उसका आंकड़ा 50 से कम है, लेकिन निजी NGOs का ये मानना है कि ये आंकड़ा 100 से भी ज़्यादा है। ये जो आंकड़ा है इसमें से एक नाम चांद का भी था, जो आमतौर पर सेप्टिक टैंक में नहीं उतरा करते थे, लेकिन कल घटनास्थल पर गए थे और उसी दौरान उनके साथ ये हादसा हो गया। नमस्ते सर, आपका नाम क्या है? सूरज। आप चांद के कौन लगते थे? भाई हो। सर, लोगों ने बताया कि चांद आमतौर पर इस काम के लिए जाया नहीं करते थे। नहीं, छोड़ रखा था उसने काम। तो चांद कितने दिनों बाद गए थे कल काम पे? ये इसको हो गया कम से कम साल भर से ऊपर हो गया होगा, जो छोड़ रखा था इसने ये काम, ये जाता ही नहीं था। अब ये तो एक का वही बात है कि जो होनी थी वो लेके गई है। तो उन्हें वो इक्विपमेंट मिलते थे क्या, ऑक्सीजन मास्क या जूते या ग्लव्स? इनके पास देखो, मैं क्योंकि हमने कभी इस चीज़ में उनको देखा नहीं। उनके पास थे भी नहीं उनके पास। मतलब ना ऑक्सीजन मास्क, ना ग्लव्स, ना नहीं, जूते। नहीं, नहीं, अगर होते तो दिक्कत ही नहीं होती, परेशानी नहीं होती। अगर मैं अपना काम करा रहा हूँ, मैं मालिक बन के, तो मैं उसको इस तरीके से थोड़ी घुसेड़ूँगा कि मैं उसकी जान ले लूँ। अगर मुझे मालूम है कि नीचे क्या है, जो अब फ़िलहाल में बॉडी आई है ना उनकी, अगर आप बॉडी देखते तो जो नीला रंग होता है ना, उसकी तरह पूरी बॉडी थी उनकी। जहाँ पे चांद गए हुए थे वो एक कंपनी थी जो प्रिंटिंग टाइप का कुछ चलाती थी। उसके जो केमिकल थे वो उसकी नालियों में आते थे और उसमें ही चांद उतरे थे। हाँ, यानी कि पाइप से खींचते हैं। ऐसा था, ये एक टैंकर खाली कर चुके थे। टैंकर खाली करके वो पलटी आए। पलटने के बाद में जो नीचे मलबा था, तो मलबा रह जाता है। अब वो पानी तो वो केमिकल की तरह भपका मारेगा ही मारेगा जब इंसान नीचे उतरेगा। तो उनको उतारना था, तो पूरी उससे उतारना था कि हाँ भाई कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो जाए। इन पर कोई सेफ्टी नहीं थी। सेफ्टी आने को वो आई थी फायर ब्रिगेड वहाँ पर, वो सेफ्टी से उतरे, वो आराम से आ गए ऊपर, और ये बिना सेफ्टी के उतरे। तो मतलब जो बचाने फायर ब्रिगेड के लोग आए थे उनके पास पूरे इक्विपमेंट थे, जिस वजह से वो आराम से उतर पाए। आराम से उन्होंने तीनों बॉडियों को बाहर निकाला, सिलेंडर लगाया, पूरी सेफ्टी थी उनके पास, हर चीज़ थी उनके पास। वो नीचे से बॉडी को निकाल के ऊपर लेके आए हैं बाकायदा। हर काम उन्होंने बहुत बढ़िया करा है। अगर सेफ्टी होता लेकिन जब ठेकेदार ने चांद से आर उनसे संपर्क किया तब उन्हें नहीं बताया गया कि उस नाली में केमिकल है। केमिकल के ही कारण जो हुआ है, केमिकल के कारण हुआ है। वो जैसे नीचे पहुँचे हैं ना, जो उन्होंने पहली सांस ली है, वो पहली सांस में ही केमिकल अंदर चला गया है। जब अंदर गया है तो सर तो घूमेगा, पहले वहीं की वहीं बेहोश हो गए। फिर दूसरा आया है कि आवाज़ दी है उसको, नहीं आवाज़ है, तो दूसरा आया है, दूसरे के संग भी यही हादसा हुआ है। फिर तीसरे ने फ़ोन करा है कि परिजनों को फ़ोन करा। फ़ोन करने के बाद में जब उसने बोला है कि भाई ऐसी सी बात है, 2 जने टैंक के अंदर चले गए हैं, अब मैं मतलब, और उसकी समझ गौर काम नहीं करी, वो भी चला गया उसके अंदर कि चल मैं बचा के निकाल के लाऊंगा, हैं। तो अब जब वो भी गया तो वो भी उसके बाद 3 घंटे बताते, 3 घंटे तक बॉडी उसी के अंदर पड़ी रही है। अब गौर करने वाली बात यह है कि बहुत दिलचस्प बात यहाँ पे निकल के आती है
कि जो फायर ब्रिगेड के लोग थे वो आए और सुरक्षित जीवित उसी सेप्टिक टैंक से निकल के बाहर आ गए जिस सेप्टिक टैंक में उतरने से चांद और उनके साथियों की पहली सांस लेने पर ही जान चली गई थी। 2013 का मैनुअल स्कैवेंजिंग कानून कहता है कि जब ऐसे किसी भी सेप्टिक टैंक में कोई भी मजदूर उतरता है तो सबसे पहले मशीन द्वारा उसका पानी खाली कर लिया जाता है। उसके बाद ये चेक किया जाता है कि टैंक में कोई भी जहरीली गैस तो नहीं है और उसके बाद उसको तमाम सुरक्षा के साजो सामान दिए जाते हैं और उसके बाद वो मजदूर उस सेप्टिक टैंक में उतरता है। लेकिन परिजनों ने हमें बताया कि जब चांद उस सेप्टिक टैंक में उतरे थे तो उनके पास कोई भी ना ऑक्सीजन मास्क था, ना उनके पास जूते थे, ना उनके पास ग्लव्स था, ना उनके पास सेफ्टी बेल्ट था। यानी तय तौर पर सरकार जो दावे कर रही है कि नमस्ते जैसी योजनाओं के चलते हम इन मज़दूरों को एक ऐसा जीवन देना चाहते हैं जो सम्मान के लायक है, तो सरकार को रुक के पूछ लेना चाहिए कि जिनके पास जीवन ही नहीं बचा है उनके सम्मान का क्या होगा। अगर आपको अभी भी पूरी घटना को और अच्छे से समझना है तो आप मेरे पीछे अरुण का परिवार देख सकते हैं और ये हाल राजधानी दिल्ली का है। ये कहानी कोई दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर की नहीं है। जो संसद के नाक के नीचे की गंध है, जो संसद की नाक में जाके चुभना चाहिए थी, लेकिन उस संसद इतनी बेअसर हो चुकी है कि उसको शायद अब फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आइए हम जानेंगे और लोगों से कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ और उन लोगों से भी हम बात करेंगे जो सेप्टिक टैंक में उतरते हैं। क्या कुछ हुआ था सर? भाई मेरा नाम सागर है, मैं सेप्टिक टैंक का ही काम करता हूँ। बट जो संदीप भाई है, अरुण भाई थे, ये मुंडका की तरफ है, मैं चलाता हूँ लांगलों की तरफ। तो 10 बजे से कि ये अंदर गए होंगे सफाई करने के लिए। तो 12-1 बजे से मेरे पास फ़ोन आता है कि भाई जो तुम्हारे भाई थे उनके टैंक में अंदर जाने से मृत्यु हो चुकी है, तुम आ जाओ। बाकी लोगों के परिजन बता रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी को आने में 3 से 4 घंटा लग गया था। या तो भैया मुझे जाने में लेट हो गया होगा क्योंकि मेरे जाने से पहले खड़ी थी गाड़ी वहाँ पे। तो क्या जब आप ये काम करते हैं तो आपको पूरा प्रॉपर इक्विपमेंट्स मिलते हैं क्या? हाँ जी, दिल्ली जल बोर्ड से पूरी किट वगैरह मिली हुई है हमारे को। आप दिल्ली जल बोर्ड के लिए काम करते हैं? हाँ जी, उनकी तरफ से लाइसेंस वगैरह बने हुए हैं गाड़ी के हमारे। लेकिन आप तो एक किस्म से सरकारी काम में हो गए। जो लोग गैर सरकारी हैं या जो लोग किसी कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार के पास काम करते हैं तो क्या उनको भी सारी किट्स मिलती हैं? नहीं जी, उनका तो नहीं पता उनको मिलेगी नहीं मिलेगी, पर बट ये है कि हमारा जो अंदर घुसने का तो भाई काम ही नहीं होता। पता नहीं इन भाई को पैसों की लालच दी फैक्ट्री वाले ने या भाई क्या करा, उस वजह से वो भाई और अंदर गए। उसके अंदर वो टैंक नॉर्मली टैंक नहीं था भाई, वो मुझे इतना पता है क्योंकि उस वीडियो के अंदर भी केमिकल की कैन वगैरह सब दिखाई दे रही है और केमिकल का ही टैंक था वो। एक बात बताइए, जैसे आमतौर पे आप जाते तो आपको कितना मजदूरी देती दिल्ली सरकार या जिसकी तरफ आप जाते हो? सर वो तो भाई है जो संदीप भाई, उनको 15,000 रुपये सैलरी मिलती थी। 15,000 सैलरी हाँ मिलती जी, थी। हाँ जी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर वो नीचे उतरे तो उन्हें ज़्यादा पैसा भी मिल सकता था। भैया अब तो संदीप भाई बता सकते हैं, अरुण भाई बता सकते हैं। अच्छा आमतौर पे होता क्या है ऐसे काम में? बिल्कुल भाई, हमारे पास कॉलिंग वगैरह आती है, हमने खंभों पे अपने नंबर वगैरह लिखवा रखे, उनकी कॉलिंग आती है तो हम उनके घर पे विजिट करते हैं जाके। वो बोलते भाई टैंक साफ करना, भाई ठीक है, हम अपना पाइप डाल के मशीन से निकाल लेते हैं। हमारा कोई अंदर में घुसने का कोई काम नहीं होता। लेकिन जो लोग किसी ठेकेदार के पास काम करते ऐसा कभी कभी वहाँ पे हो सकता कि वो किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के बिना उसमें उतरे? भैया जब उतरे जब भी तो नीचे रह गया। अगर सेफ्टी होती है उनके पास तो ऐसा कुछ होता नहीं, दुर्घटना होती नहीं उनकी। बहुत से लोगों के परिजन यहाँ पे कह रहे हैं कि जो वो ठेकेदार था उसने पहले बताया नहीं था कि क्या काम है। जब मेरे को ये सुनाई था कि जितने फैक्ट्री में वर्कर थे, मालिक था, सुपरवाइजर था, वो वहाँ से भाग चुके थे। ये दुर्घटना होने के बाद वो भाग चुके थे वहाँ से। यानी उन्हें भी पता था कि गलती हुई है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और जो चांद भाई तो पहले गए थे, फिर टोनी भाई उनको निकालने के लिए गए थे, टोनी भाई भी अंदर ही रह गए। संदीप भाई लास्ट में गए थे, उनको के लिए भाई मैं निकाल लाऊंगा, तो संदीप भाई भी अंदर ही रह गए। 3 यार एक ही टैंक में दुर्घटना होने के बाद तो फैक्ट्री वालों को, वर्करों को पता नहीं लगेगा। पता लगने के बाद इतने 100-50 कुछ तो उसमें मजदूर होंगे। ऐसा तो है नहीं यार, हल्ला हो जाता तो वैसे ही वो बच जाते। क्या उसको नीचे उतरने से रोक देते कि भाई एक जना जाके अब नीचे रह गया, तुम मत जाओ। अब उनके पास कोई था ही नहीं तो उनको तो होपलेस हो गए भाई। उन्हें सोचा कि यार चल हम बचा लेंगे। सरकार की तरफ से कभी कोई नहीं आया चांद भाई के पास या अरुण भाई के पास कि आप आइए और सेफ्टी गियर्स ले लीजिए और आपको ट्रक के लिए पैसा दिया गया हो कि आप इस काम को अच्छे से कीजिए?
भाई सरकार की तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। जो हमारे यहाँ के एमएलए थे, एमएलए है जो हमारे यहाँ के वो आए थे, और जो भाई कर्मा सिंह है जो हमारे यहाँ के बीजेपी से वो आए थे, वो कुछ भाई इनके लिए जो चाय पानी का खर्चा वगैरह 1-1 लाख रुपए दे के गए हैं इनको तीनों। आपको ऐसा कभी मौका आया कि आपको उतरना पड़ गया हो नीचे? नहीं भैया, हम तो ऐसा काम ही नहीं करते नीचे उतरने वाला। तो चांद और अरुण के बाद हम संदीप के घर पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे भीम आर्मी के भी कुछ लोग आए हुए हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते सर, आपका नाम क्या है? सर संदीप बागड़ी। तो सर क्या कुछ मामला हुआ है आपके साथ? सर देखिए, कल की घटना है। 3 हमारे नौजवान साथी जो सीवर में गए और ज़बरदस्ती घुसाए गए, मेरा ये मानना है, और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। और आज आए हैं परिवार के बीच में दुख साझा करने, परिवार के साथ खड़े हैं भीम आर्मी। जो भी मदद होगी, जहाँ तक मदद होगी, हम साथ खड़े हैं। तो सर बार बार लोग ये कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती उन्हें उतारा गया था, ये पूरा मामला क्या है? सर देखिए, इस देश में जाति सच्चाई है और सामने वाले की मेंटलिटी यही है कि हम भाई जन्म से ही ऊपर वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, और ये हमारा काम करने के लिए पैदा हुए हैं। और हमारे लोग जिनके पास रोज़गार नहीं है तो वे काम करने को मजबूर है। लेकिन उन लोगों की ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वे भाई सरकार के ये फैसले आए दिन आते रहते हैं कि भाई सुरक्षा उपकरण कहाँ है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? भाई सुरक्षा के साथ उतारा जाए। हाँ, क्या हमारे लोगों की जान की कीमत नहीं है? क्या हमारे लोग कीड़े मकोड़े हैं, सिर्फ मरने के लिए पैदा हुए हैं? तो ये सरकार की लापरवाही है और ये सरकार के मिले हुए गुंडे हैं सब। ये जो बड़े बड़े तंत्र जो फैक्ट्री लगा के बैठे हैं ना, सरकार की मिली जुली सरकार है इनकी। और भाई गरीब आदमी को तो ये समझते हैं कि कल को भाई कल मरे आज मर जाए। कहाँ है हमारी सुनवाई देश के अंदर? भाई क्यों सफाई कर्मी सिर्फ एक ही जाति से है? क्यों भाई? करे ना दूसरी जाति भी काम आके। भाई क्या हमारे वहाँ भी ठप्पा लगा रखा है कि हम ही जाएंगे शिविरों में? तो ये शोषण है। ज़बरदस्ती सिर्फ एक कौम को टारगेट करके ज़बरदस्ती नहीं तुम जाओ अंदर। अगर गरीब आदमी मना भी करेगा तो उसको ज़बरदस्ती भेजा जाता है, जा अंदर काम कर हमारा। तो गरीब आदमी पेट के लिए क्या नहीं करेगा? जब उसकी मौत हो जाती है ना, परिवार बच्चे जब रोडों पे आ जाते हैं, तो ये बड़ी बड़ी सरकारें फैक्ट्री वाले देखते भी नहीं है मुड़ के। यही समस्या पूरे देश में 47 से लेकर आज तक है, जो गरीब आदमी की सुनने वाला कोई नहीं। ये है सच्चाई देश की। तो आप भीम पार्टी के अध्यक्ष को सुन रहे थे और इनका मानना है कि ये इत्तेफाकन हुई मौत नहीं है। इस मौत के पीछे एक पूरा सिस्टम जिम्मेदार है, जिसने उन लोगों को सेप्टिक टैंक में धकेला और आज उनके परिवारों को ये दिन दिखाया जब उनका एक चिराग उनके साथ नहीं है। सुल्तानपुरी में ही हमें सफाई कर्मचारी आंदोलन के कार्यकर्ता मिले हैं जो शुक्रवार शाम से ही इस परिवार के साथ हैं, और वो हम बताएंगे कि ये घटनाएं क्या हुआ और कैसे हुआ, क्या हुआ था सर असल में चांद के साथ। ये जो चांद हैं और अरुण नाम था जी, और एक संदीप, ये 3 जने थे। लगभग 35 से 40 साल की इनकी उम्र है और ये तीनों ही पेशे से ये काम नहीं करते थे आमतौर पर, लेकिन दूसरा काम करते थे लोग, है ना। चांद दूसरा काम करते थे, लेकिन बाकी जो 2 लोग थे वो यही काम करते थे। तो वो लोग को भी ऐसे ही एक मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया में बुलाया गया इनको, और ये काम जो है इनसे करवाया गया, ज़बरदस्ती कराया गया इनसे, फोर्सफुली। ज़बरदस्ती कराया गया से क्या मतलब है सर? कि पहले तो इनको बुलाया जाता है सफाई के लिए, कि मशीन होती है पहले तो। मुंडका जो इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ फैक्ट्रीज़ हैं उनके पास मशीनें होती हैं, लेकिन वो मशीनों से पूरी तरीके से साफ़ नहीं हो पाता है। जैसे कुछ अटक जाता है कई बार सीवर में, तो उसको निकालने के लिए फिर जो वर्कर होते हैं सीवेज में काम करने वाले, इनको उतारा जाता है। ये लोग मना भी करते होंगे कई बार, लेकिन पैसे का लालच दे करके, थोड़ा बहुत कुछ धमका करके या किसी भी तरीके से इनको मजबूर किया जाता है अंदर जाने के लिए, और वो भी बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के। और मतलब कोई बेल्ट नहीं, कोई गम बूट्स नहीं, कोई ऑक्सीजन मास्क नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही भेज दिया जाता है। और गैस जो इतनी ख़तरनाक होती है, उससे चपेट में आते ही वो बेहोश हो जाते हैं तुरंत। एक को बचाने के लिए दूसरा जाता है, फिर उसको बचाने तीसरा जाता है, तीनों की इसी कारण से मौत हो गई।
मैम ऐसे मामलों में जो आमतौर पे देखा जाता है वो देखा जाता है कि ऐसे इस काम को करने वाले और इस काम में जान गंवाने वाले एक विशिष्ट जाति से ही आते हैं। इसको थोड़ा समझाइए मैम। देखिए एक्चुअली क्या है, ये कास्ट बेस्ड वर्क है कि वाल्मीकि समाज ही सफाई का ही काम करेगा। ये एक पीछे से चली आ रही है, विरासत में उनको ये काम मिला हुआ है और अभी तक चल ही रहा है। मतलब ज़माना चेंज हो गया लेकिन विरासत में जो इनको काम मिला है वो अभी तक चेंज नहीं हुआ। अधिकतर ऐसा पाया गया है कि जहाँ पे सफाई का काम और ये मौतें होती है वहाँ पे 99% ऐसा देखा गया कि वाल्मीकि जाति के ही लोग हैं। और ये 1% लोग कौन है जो बच रहे हैं? 1% जो लोग हैं जो बचाने के लिए जाते हैं, क्योंकि काम जो होता है वो ग्रुप में भी होता है। एक बंदा सीवर साफ़ नहीं कर सकता क्योंकि सीवर का काम आसान नहीं है काम करना, तो 2 या 3 लोग जाते हैं। तो जो पहले उतरा वो पहले मोस्टली यही है कि जाति के पास उनका जाति वाल्मीकि है तो वही पहले जाएगा तो वो बस सही नहीं है। फिर दोबारा अगर हमारे सामने मौत हो, कोई बचाने के लिए हमारे पास हमारे साथी हो कोई, तो वही हमारे हेल्प करेंगे ना। तो वो हेल्प करने के लिए दूसरा आदमी जाएगा तो वो ग्रुप में जो काम हो रहा है वही जाएगा, चाहे वो कोई भी जाति का हो, वो बचाने गया। तो ये घटना ऐसे ही 2-3 आंकड़े हमारे बन जाते हैं कि एक ही पॉइंट पे इतनी मौतें हो जाती हैं। यानी मैम जो ये काम कर रहा है वो 100% वाल्मीकि जाति के हैं। हाँ। लेकिन आंकड़ों में हमें ये 99% इसलिए दिखता हाँ। क्योंकि उनके साथ जो लोग गए हैं हाँ। वो उस 1% के आंकड़े को बढ़ा देते हैं। कह सकते हैं इस बात को, क्योंकि वो जाति वाल्मीकि हमें जहाँ हमने आज तक केस, मुझे एसके में 22 साल हो गए हैं, होने वाले हैं। मैंने अभी तक यही देखा है कि वाल्मीकि जाति के ही लोग ही जाते हैं। और ये वो सब जो वाल्मीकि जो होते हैं वो लेबर वाल्मीकि जाति है और उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है। और उनसे उनकी फैमिली से पूछा जाए तो वो यही बोलते हैं कि ये काम कई सालों से कर रहे हैं, कोई दूसरा काम उनको देता नहीं है और मजबूरी में यही काम करना है। और उनकी दिहाड़ी, एक दिन का दिहाड़ी 350 रुपये होता है। तो अब 350 के लालच में वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। ये छोटा सा लालच है कि दिन का हमें 350 रुपये मिलेगा। सरकार तो कह रही है कि अलग अलग स्कीमों से सेफ्टी गियर भी दिए जा रहे हैं और वो ट्रक भी दिए जा रहे हैं जिनसे वो ये पूरा काम मशीनी तौर पे कर पाएँ। वो ज़मीन तक कितना? फिर मौतें क्यों हो रही है? अभी तक 91 मौतें हो चुकी है। क्या है अभी 6वां महीना 2026 में? हाँ 91 मौतें हो गई है। सरकार का 2025 का आंकड़ा था कि मौतें 50 से नीचे हैं। ये तो हमारा आंकड़ा है। मैं कह सकती हूँ साहब इस बात को लेके कि अब हम जा रहे हैं लगातार, पिछले महीने भी गए हैं, इस बार भी गए हैं, मतलब हर जा ही रहे हैं, हमारी साथ पूरी टीम जाती है। यानी अभी तक 2026 का भी पूरा साल नहीं हुआ? हाँ पूरा साल भी नहीं हुआ अभी तो पूरा साल, अभी आधा 6वां महीना है ना ये। कितनी मौतें हो चुकी है? 91। अगर लगातार मौतें हो रही है, 91 मौतें हो चुकी है, उसमें से हमारा 80 बंदा अगर वाल्मीकि मरा तो ये जातिवादी है, सबसे बड़ा जातिवाद है। आपको काम आप सफाई का काम और आप भी कर रहे हैं, सबसे गंदा काम कर रहे हैं और साथ में अपनी जान भी गंवा रहे हैं। तो ये जातिवाद पे भी बहुत बड़ा शाप है ना ये भी। तो आपने अभी मैम से सुना कि इस पूरी प्रक्रिया में कौन सी जातें रहती हैं और वो कैसे काम करती हैं, और कभी कभी उनसे ज़बरदस्ती भी काम कराया जाता है। अगर सरकार आपको कुछ अपवाद दिखाए और कहे चमचमाती हुई तस्वीरों के बीच में कि देखिए हमने समस्या का हल कर दिया है, तो रुक के पूछ लीजिएगा कि अपवाद उस सिस्टम की असलियत नहीं बताते बल्कि उदाहरण बताते हैं। और चांद और अरुण उसी सिस्टम का एक उदाहरण थे। इस मामले में एक विस्तृत बात करने के लिए और इस पूरी समस्या का समाधान जानने के लिए हम आए हैं बेजवाड़ा विल्सन सर के पास। सर, आपको 2016 में रेमन मैग्सेसे से भी नवाजा गया है और आप पिछले 4 दशक से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेकर भी आप आंदोलन चला रहे हैं और आपने 2023 में नारा भी दिया था, स्टॉप किलिंग अस। तो स्वागत है सर आपका न्यूज़ कोटरी में। तो सर, आपने देखा होगा आपके कार्यकर्ता भी ग्राउंड पे थे, ऊषा जी थी ग्राउंड पे। तो सर क्या टेक है आपका, पहले ये बताइए पूरी घटना पे। ये घटना ये नया नहीं है, ये दिल्ली पे ऐसा काफ़ी, ये साल का अंदर भी कम से कम 12 लोग ऐसा मर चुका। कभी ये सिलसिला ऐसे ही चलते हैं, पहले कोई एक मज़दूर अंदर जाते हैं देखना क्या है, सो उनका ऐसा अनकॉन्शियस हो जाते हैं, दूसरा उनका बचाने के जाते हैं, तीसरा जाते हैं, यही है इसका मुख्य प्रॉब्लम। क्या है, सरकार ने 2013 पे बताया हमने सर्वे करेंगे, नया कानून लेके आया। वो समय से लेके आज तक वो सर्वे कितने लोग हैं पहचान नहीं किया। उनका सबका ट्रेनिंग देना पड़ता है। और कोई भी ये देश का अंदर गटर का अंदर सिविल लाइन का अंदर उतारना और उनका घुसाना दोनों, सो हमने ये इकट्ठा करके कितने लोग मौत होते हैं। 2014 पे सुप्रीम कोर्ट पे हम लोग 10 साल पे केस डाला। वो केस डाला 2003 पे, 2000
14 पे वो जजमेंट ने दिया, वो फैसला का अनुसार वो बताया जैसा किसी का भी उतारना मना है, और ऐसा इमरजेंसी हो तो भी ये अलग जैसा करना, इसका यांत्रिक रूप से ही सिर्फ साफ करना वो आदेश ने दे दिया। बट 2013 कहाँ है, 14 कहाँ है, आज का तक कुछ भी नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी लागू करना अपना सरकार तैयार नहीं है कोई। 2006 में दिल्ली कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी बनाया गया। उनके जो अध्यक्ष हैं फिलहाल में वो संजय गहलोत जी हैं। आपसे बात करने से पहले हमने उनसे भी बात की। उन्होंने एक बार फ़ोन उठाया, जैसे उन्हें पता चला कि हम न्यूज़ से बात कर रहे हैं, फिर उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो सर, आप ग्राउंड पे एक्टिव हैं, तो ये जो सफाई कर्मचारी का कमीशन है दिल्ली का, आपको क्या लगता है ये कितना इफेक्टिव है? सारे कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज अपॉइंटीज हैं, ये पॉलिटिकल अपॉइंटीज हैं। उनसे हम लोग ने उनका पार्टी का खिलाफ आवाज़ उठाने के ताकत का हम एक्सपेक्ट करना भी हमारा गलती है। वो लोग ने कुछ छोटा मोटा काम कर सकते, बट उनका पार्टी का खिलाफ बोलना उनके लिए मुश्किल है। सो इसलिए कमीशन का मैं ज़्यादा नहीं बात करेंगे, क्यों तो वो सारे कम्युनिटी वाला भी वो लगाएंगे। सो इसलिए ये विषय पर हम बात करना जरूरी नहीं। ये कम्युनिटी के बीच में लड़ाई लगाना सरकार का एक नीति है। सच पे कमीशन अगर कुछ काम करना चाहिए तो वो अलग जैसा होते हैं, वो तो अभी तक वो काम शुरू नहीं। और ये कमीशन का कोई भी पावर्स नहीं है। ये कमीशन का सही ढंग से कमीशन वाला का तनख्वाह तक नहीं मिलते हैं। उनका बजट के लिए वो फाइल उठा के सरकार का पास जाके हमारा का बजट दो, हमारा कमीशन का, ये स्थिति पे कमीशन बनाते हैं। सर बस ये और बता दीजिए कि सॉल्यूशन क्या है? जो लोग इस पैसे में हैं उन्हें इस पैसे से निकाल लिया जाए या उन्हें बेहतर इक्विपमेंट दे के इसी पैसे में रखा जाए? सॉल्यूशन क्या है सर? बहुत क्लियर है, ये तो एक 25 साल से सबका जानते हैं। ड्राई लेट्रिन का आपने सॉल्यूशन कुछ नहीं है, इसका फ्लश आउट टॉयलेट ही बनाना पड़ता है। इसका लगा के इसका ग्लव्स दो, ये नहीं चलते हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग का सॉल्यूशन क्या है सर? मैनुअल्स का वही बोल रहे हैं, यही मैनुअल स्कैवेंजिंग है। दूसरा है सेप्टिक टैंक सीवर है, इसका यांत्रिक रूप से साफ करने के करना। सो वही लोग करना, दूसरा लोग करना, वो लोग तैयार करेगा, हम तैयार करेंगे। मेरा परिवार का लोग 5 पीढ़ी से काम कर रहा है, वो करना, इससे बाहर आना, वो तैयार करेंगे। आप क्यों उनका इतने थोपा डालते हैं उनका? सो वो बंद करना, यांत्रिक रूप से साफ करने के उनका एक स्थिति हम ये देश में अंदर कर रहे तो लोग तैयार करेगा, वो करना नहीं करना। क्योंकि अगर अचानक से बंद कर दिया तो जिन लोगों का पेट कोई अचानक से बंद नहीं होते हैं, यांत्रिक रूप से साफ हो जाते हैं। इधर टॉयलेट का कोई बंद नहीं कर रहा है, टॉयलेट साफ हर दिन आप इस्तेमाल करो, कभी आपका सेप्टिक टैंक भर जाएगा, वो समय का यांत्रिक रूप से साफ करना तैयारी करो। तो ये थी बातचीत। हमने जाना कि देश की समस्याएं क्या हैं और इससे मौतें हो रही हैं, हमें इस पे बात भी करनी होगी। इससे पहले आपने न्यूज़ कोठरी की वो रिपोर्ट भी देखी, जहाँ पे हम सुल्तानपुरी गए और उन परिवारों से मिले और उसके समाधान जानने के लिए हम सर के पास आए थे। सर ने हमें बताया कि इसका समाधान क्या है, कि हमें मशीनों की तरफ जाना होगा, कि हम इन लोगों को इनकी स्थितियों पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो समाज के उस तबके से आ रहे हैं जिनकी सुनवाई शायद सरकार, संसद और कोर्ट में भी नहीं पहुंचती है। थैंक यू सर बात करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। और आप न्यूज़ कोठरी देखते रहिए। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव और मेरे साथ हैं मेरे साथी नीलेश भाई और आभास भाई और मेरे साथी लकी। धन्यवाद।